हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी सितंबर 2024 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से अब तक कंप्लीट कर चुके होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी के सारी की सारी जो प्रेपरेशन है एग्जामिनेशंस की वो कंप्लीट हो गई होगी और आप एकदम तैयार हैं एग्जाम्स देने के लिए। तो बच्चों, आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ अकाउंट्स के जो हमारा एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाला हूँ, या फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस समझाऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ये क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशंस के लिए ये वीडियो नहीं लेके आया हूँ। इस वीडियो का एक मात्र यही पर्पस है कि लास्ट डे पर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चैप्टर के अंदर जो आप बच्चों को याद रखने हैं, और ये ज़रूर कोशिश करना कि इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज करके ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठना। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये जो वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प रहेगा, ताकि मुझे पता है आपका ये आखिरी डेट है, आखिरी दिन है जिस दिन आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ बहुत छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चैप्टर से रिलेटेड वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ, वो आपको बता देता हूँ कि वो सारे पॉइंट्स आपको याद करके ज़रूर जाने हैं। और फिर मुझे पूरी उम्मीद होगी कि अगर किसी भी बच्चे ने ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर किए हैं, सारे पॉइंट्स याद रखे हैं, तो फिर उसका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, बहुत ही अच्छे नंबर्स लेके वो पास होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है अकाउंटिंग के अंदर वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। और ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं सोल प्रोपराइटर के, इसके अंदर आपको ज़रूर याद रखना है कि फॉर्मेट क्या होने वाला है आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। बेटे ज़रूर इस फॉर्मेट को याद रखना। कुछ बच्चे फॉर्मेट बनाते समय क्वांटिटी या यूनिट्स का कॉलम नहीं बनाते, तो अगर क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी या यूनिट्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो ज़रूर वो कॉलम बनाकर आना और फॉर्मेट पूरा अच्छे तरीके से बना लेना। इसके बाद आप सभी को सारी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज याद रखनी है ना। मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करवाई थी, सारी की सारी। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स मॉड्यूल में भी हैं, हमारे नोट्स में भी है, पीडब्ल्यू की बुक में भी है। वो सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। क्या उनके इफेक्ट हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर, पीएनएल अकाउंट पर और बैलेंस शीट पे, उन सभी एडजस्टमेंट्स को, उनके इफेक्ट्स को एक बार जरूर याद रख लेना। देखो, फाइनल अकाउंट्स के ना क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, आधा घंटा नॉर्मली तो लग ही जाता है इस क्वेश्चन को करने में। तो अगर मैं यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करवा भी दूंगा, उससे आपका कोई पर्पस सॉल्व थोड़ी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि 4 क्वेश्चन कराऊंगा तो वो 4 में से ही आपको पेपर में मिलेगा। पर ये तो जरूर है ना कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपके सिलेबस में है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमारे इस चैप्टर में थी, अगर वो एडजस्टमेंट आप याद रख लोगे तो फिर तो पक्का ये गारंटी हो जाएगी कि कोई भी एडजस्टमेंट आप पेपर में इजीली सॉल्व कर पाओगे और आपका सवाल सही निकल के आएगा, है ना। तो ये एडजस्टमेंट्स जरूर याद रख लेना पेपर में जाने से पहले, एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व बेटे करने का टाइम निकल चुका है। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। अननेसेसरी बर्डन करोगे अपने आप को, वो करने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना है, किताब को खोलना है, अपने नोट्स ओपन करने हैं, जहां पर भी आपने एडजस्टमेंट्स लिखी हैं एक बार बस अपने मन में दोहराना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं और लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं। ये याद रखना है बस आपको, है ना। और जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो यही जो याद होगा ना आपको, उससे आप रिकॉल कर पाओगे और फटाफट से एडजस्टमेंट एंट्रीज बना पाओगे। ठीक है, इन सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज मुझको लगती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। याद है बेटे आपको, इसकी 2 एडजस्टमेंट होती हैं, 4 इफेक्ट होते हैं। याद है, 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक सेल रिटर्न यानी कि सेल की रिवर्सल की एंट्री डालनी होती है, सेल को रिवर्स करना यानी कि सेल में से माइनस और डेटर में, सॉरी, सेल में से भी माइनस और डेटर में से भी माइनस, ये करना है।
और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी बढ़ाना पड़ता है और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ता है। बस फर्क ये है कि जो आप सेल की रिवर्सल करते हो, सेल को रिवर्स करोगे वो सेल प्राइस पर रिवर्स करना, और जो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लोगे वो कॉस्ट प्राइस पर लेना। अक्सर मैंने जब पेपर में जब बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना, तो मैंने ये नोट किया है कि वो बच्चे सेल की रिवर्सल तो कर देते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री को ऐड करना भूल जाते हैं। आंसर तो निकल आएगा उनका, लेकिन उनकी बैलेंस शीट जब टैली हो जाएगी उनको ये नहीं पता चलेगा कि उनकी बैलेंस शीट सही टैली हुई है कि नहीं हुई। टैली हो जाएगी क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक को ना ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं ना वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। उनको लगता है कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई इसलिए हमारा आंसर सही है, पर ऐसा नहीं होता। वो एक इफेक्ट डालते हैं, दूसरा इफेक्ट भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, ये याद रखना। फिर मैनेजर कमीशन, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को मैनेजर कमीशन को आइडेंटिफाई करने में। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर में रेट अपॉन 100 करते हैं और आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, है ना, 5/105, 10/110। तो ये जरूर याद रखना और वहां पर पढ़ लेना मैनेजर को कमीशन बिफोर चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट पे देना है या आफ्टर चार्जिंग पे देना है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जीएसटी से रिलेटेड इनपुट टैक्स सेट ऑफ। करवाई थी ना आपको मैंने कि इनपुट टैक्स को कैसे सेट ऑफ करना है। आईजीएसटी का इनपुट किससे सेट ऑफ होगा, किस ऑर्डर में सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी का इनपुट किस ऑर्डर में कैसे सेट ऑफ होगा, और एसजीएसटी का किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है। ये बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट, जिसमें आउटपुट लाइबिलिटी और इनपुट क्रेडिट को आपस में सेट ऑफ करते हो। या तो नेट लाइबिलिटी आती है बैलेंस शीट में, जीएसटी पेएबल, जीएसटी आउटपुट, या फिर नेट जीएसटी रिकवरेबल आता है, इनपुट नेट इनपुट रिकवरेबल आता है। तो ये एडजस्टमेंट भी एक बार जरूर रिवाइज करके जाना क्योंकि जीएसटी सेट ऑफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये सारा कुछ करते हो इस चैप्टर में, तो ये सारा रिवाइज करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ फ्लो, है ना, आपका पेपर में हाथ चलना लगे, आपका कैलकुलेटर पे हाथ बैठा हो, इसके लिए ये सारा रिवाइज करने के बाद 1 या 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट ट्राई कर लेना आज के दिन के अंदर, आज ही कर लेना इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये फाइनल अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से अक्सर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के अंदर 2 तरीके से हमने प्रॉफिट निकालना सीखा था ना, 2 तरीके से। एक कैपिटल कंपैरिजन मेथड जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं, एसओए एंड एसओपीएल। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे मिल भी सकते हैं आपको पेपर के अंदर, जिसमें हमें याद रखनी है एडजस्टमेंट्स, जैसे कि बैड डेट की एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ऐसा करने के लिए आपको रिवाइज्ड एसओए बनानी पड़ती है। जब आप प्रॉफिट निकाल लेते हो ना, फिर आपको रिवाइज्ड एसओए बनानी पड़ती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद की। तो वो पॉइंट्स याद रखना कैसे बनाते हैं। दूसरा जो मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो पेपर में जरूर मिलता है, वो है कन्वर्जन मेथड, जहां पर आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करते हो बाय यूजिंग कन्वर्जन मेथड या फाइनल अकाउंट्स मेथड, जिसमें आप कुछ ऐसे अकाउंट्स बनाते हो जिनका नाम है डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, बीपीबीआर का अकाउंट, कैश बुक बनाते हो, है ना। ये सारे अकाउंट बनाने का जो पर्पस होता है वो मिसिंग फिगर्स निकालनी होती है ना। जैसे कि डेटर का अकाउंट बनाने से आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल टू डेटर मिल सकती है, या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्रेडिटर अकाउंट बनाने से आपको क्या मिलता है, क्रेडिट परचेज मिल सकती है, या पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर मिल सकती है। कैश अकाउंट बनाने से आपको क्लोजिंग कैश का बैलेंस या क्लोजिंग बैंक का बैलेंस मिल सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो मेथड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस हैं, नोट्स में भी क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वो आप ट्राई जरूर कर लेना इस मेथड से रिलेटेड। मैं जरूर कह रहा हूं कि 1 या 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप ट्राई कर लेना बिफोर यू गो टू एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन यहां पर तो मैं करवाने नहीं आया आपको,
यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन करवाने नहीं आया, पर मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि एटलीस्ट कन्वर्जन मेथड जहां पर आपको मिसिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हो, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पेपर में मिलते हैं। 15-15 मार्क्स के मिलते हैं, कई बार तो 20 मार्क्स का भी मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आधा घंटा लग जाता है इस क्वेश्चन को करने में, उससे भी ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करके जाना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता हो कि किस तरह से मुझे डेटर अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, किस तरह से मुझे मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करना है। तो प्लीज इसको रिवाइज कर लेना। ओके, इसके बाद अगेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीनों चैप्टर आपने देखे, ये तीनों चैप्टर बहुत बल्कि हैं, बहुत बड़े हैं, क्वेश्चन भी बड़े बड़े लंबे लंबे आते हैं इसके अंदर से, और जरूर मिलेंगे आपको पेपर में। तो एनपीओ को भी आप रिवाइज करेंगे। एनपीओ में फटाफट से रिवीजन करना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर जो आइटम्स आती हैं आपको याद होनी चाहिए, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो वो कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन इनकम की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एक बार इसके कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, क्योंकि शायद आपको ये 5 नंबर में मिल सकता है देखने को, और अगर एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो ये उसका पार्ट होने ही वाला है। फिर रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझको लगता है, आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो है किस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेटा को यूज करके और अदर इंफॉर्मेशन जो पेपर में मिलती है उससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे। ये रिवर्सल वाला क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पेपर में मिला ना आपको तो दिमाग चलना बंद हो जाता है वहां पर, क्योंकि इस सवाल के अंदर सब कुछ उल्टा करना होता है। जो प्लस होना था फाइनल अकाउंट्स के अंदर वो माइनस होना शुरू हो जाता है रिसीट एंड पेमेंट में, याद है ना आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट मिस दिस क्वेश्चन, रिवाइज जरूर करना इस क्वेश्चन को, जहां पर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट, फिर आपको छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स, डोनेशन जनरल है कि स्पेसिफिक है, एंडाउमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, लेगेसी, इन सब की एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में जानी है या कैपिटल फंड में, कॉर्पस में जानी है, फटाफट से एक बार नजर मार के इसको रिवाइज कर लेना। फिर कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी है ना, थ्योरी कहां से मिलेगी आपको, आखिरी दिन पर। दो तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो बेटे, दो तरीके से। एक, जो आपके सेल्फ नोट्स हैं, आपने खुद बनाए हैं हमारी क्लास के दौरान, खुद बनाए हमारे नोट्स को यूज करके, बुक को यूज करके, मॉड्यूल को यूज करके, आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उससे रिवाइज करें, बेस्ट है। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं थ्योरी से रिलेटेड तो प्लीज मॉड्यूल के अंदर चैप्टर के एंड में जो समरी सेक्शन है ना उसको पढ़ लेना फटाफट से, उसी से रिलेटेड जो आपके पास वहां पर एमसीक्यूज हैं और ट्रू एंड फॉल्स हैं वो पढ़ लेना। इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट है, जिस जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंस है ना उसकी, वो मैंने यहां पर लिखे हैं, एटलीस्ट इनको तो कर लेना। फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी वो इंपॉर्टेंट है, पर वो आपको बाय डिफॉल्ट पता ही होते हैं सारे के सारे, लेकिन यहां पर कुछ चैलेंजिंग एस्पेक्ट होते हैं, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एंडाउमेंट फंड से रिलेटेड, डोनेशन से रिलेटेड, है ना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड, कौन सी आइटम का क्या करना है उससे रिलेटेड समरी, ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यूज को फटाफट रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर जो आपके मॉड्यूल के अंदर है, आपके सिलेबस में है। इसको एक दिन में रिवाइज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप सभी बच्चों ने 12वीं के अंदर, 11वीं के अंदर, है ना, अपने पास्ट जो स्टडीज थी उसके अंदर आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी, हमारे पास भी आपने 4-5 महीने लगा के पार्टनरशिप को पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज किया है, बहुत बार टेस्ट दिए हैं, बहुत बार आपने टेस्ट सीरीज दी हैं, आरटीपीज एमटीपीज भी किए हैं आपने। तो पार्टनरशिप आप जानते हो कि कैसे अकाउंटिंग करनी है। पार्टनरशिप में कुछ चीजों को फटाफट से रिवाइज कर लेना, जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हर केस में गुडविल को एडजस्ट कैसे करते हैं, चेंज इन पीएसआर होगी तो गुडविल एडजस्ट कैसे करनी है, एडमिशन होगी तो गुडविल कैसे एडजस्ट करनी है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो गुडविल कैसे एडजस्टमेंट करनी है, डेथ के केस में गुडविल की एडजस्टमेंट क्या होगी, डिसोल्यूशन में गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है। फटाफट से गुडविल की एडजस्टमेंट अपने मन में या एक कागज पर लिख के रिवाइज कर लेना, क्योंकि बेटे लास्ट दिन है आज,
आज आपसे खुद ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सारे सवाल कर लोगे, लेकिन आखिरी दिन पे एटलीस्ट आप सारे सवालों में यूज होने वाली एडजस्टमेंट्स तो रिवाइज करोगे ना। बस यही मकसद है मेरे आज के इस वीडियो का, यही मकसद है ये बताने का कि ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप फटाफट अपनी मेमोरी को रिकॉल करवा सकते हो। ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल याद करो फटाफट से। उसके बाद न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, फटाफट से अपने आप को रिवाइज करो, फॉर्मूला याद करो और आगे चलते जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट डेथ हो, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटना है। अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि आपको बुक वैल्यूज चेंज नहीं करनी है, अगर क्वेश्चन आपको ये बोल दे कि आपको बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज चेंज नहीं करनी है, उस केस में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते थे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें दो पार्ट्स होते थे। पहला फर्स्ट पार्ट सेम एज रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटते थे। सेकंड पार्ट में सारा रिवर्स कर देते थे और जो लास्ट में सेकंड पार्ट में प्रॉफिट लॉस आता था उसको न्यू पार्टनर न्यू रेशो में बांटते थे। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना फटाफट से। फिर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपको पार्टनर का लोन अकाउंट या फिर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाने को आया, जिसमें क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है, किस्तों में पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट भी चुकाना है ना, 6% इंटरेस्ट चुकाना है, हाफ ईयरली पेमेंट करनी है, क्वार्टरली पेमेंट करनी है, एनुअल पेमेंट्स करनी है, तो वहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, पार्टनर का लोन अकाउंट अंटिल इट इज सेटल्ड, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट अंटिल इट इज सेटल्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना। अपने सॉल्व्ड क्वेश्चन को ही एक बार नजर मारकर रिवाइज कर लेना कि अगर पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना आया तो मुझे किस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गार्नर वर्सेस मरे रूल ऑन इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, आप छोड़ ही नहीं सकते, आप रिस्क ले ही नहीं सकते इसके ऊपर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिलते हैं, जो भी क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं ना इस रूल से रिलेटेड, प्लीज प्लीज उसको सॉल्व करके जाना। सॉल्व, मैं उसको पढ़ने को नहीं कह रहा, उसको सॉल्व करके जाना। कैपिटल रेशो कैसे निकालनी है, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जरूर उसको देख लेना। और इससे पहले जेएलपी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट जो डेथ और डिसोल्यूशन में है, इसको तो फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है जेएलपी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की एडजस्टमेंट। लेकिन डोंट मिस गार्नर वर्सेस मरे रूल ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज रिवाइज द क्वेश्चन, इसको रिवाइज जरूर कर लेना, मिस मत करना। इसी से रिलेटेड आपके पास डिसोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन या पीस मील पेमेंट्स। इन पीस मील पेमेंट्स, जैसे जैसे एसेट्स बेचते जाओगे पैसे आते जाएंगे, पार्टनर्स में बंटवारा करते चले जाओगे। बांटने के लिए आपके पास दो मेथड थे, मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर हाथ से सॉल्व कर लेना। मैं हर जगह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जहां पर बोल रहा हूं वहां पर उसका एक इंपॉर्टेंस है। तभी आपको बताया जा रहा है कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, पढ़ना मत, कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, रिवाइज करना, और गार्नर वर्सेस मरे रूल के अंदर भी इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पढ़ना मत, ऑडिट मत करना, अकाउंटिंग करना, लिख के सॉल्व करना। दिस विल सम अप योर पार्टनरशिप। बाकी पार्टनरशिप आपको पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, वो सब कुछ आपको आता है, उसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, दैट इज सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, जो पूछा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद बेटे आते हैं हम कंपनी अकाउंट्स में, जिसमें हमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ना होता है। इस चैप्टर, इस पूरे यूनिट के अंदर आपके पास एक चैप्टर नंबर 1 है जिसमें पूरी की पूरी कंपनी से रिलेटेड थ्योरी है। हालांकि आप लॉ के स्टूडेंट भी हो, है ना, आपको वहां पर भी कंपनीज एक्ट मिलता है, तो आपको कंपनी से रिलेटेड जितनी भी शेयर कैपिटल, है ना, फॉर्म्स ऑफ कंपनीज, जो भी थ्योरी है वो सारी समरी से रिवाइज कर लेना, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स मॉड्यूल के देख लेना।
कहीं और से कुछ करने की बेटे कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट डे पर सिर्फ मॉड्यूल ही आपका एकमात्र सहारा है। आप उस मॉड्यूल की समरी को रिवाइज कर लेना फटाफट से, उसके ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट कर लेना और उसके एमसीक्यूज देख लेना। ये चैप्टर मिस मत करना थ्योरी का, क्योंकि इसके अंदर से आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिल सकता है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर थ्योरी कितनी आती है पेपर के अंदर? बेटे 5 से 15-20 नंबर की थ्योरी आनी है ना। अब उस थ्योरी के अंदर आपको ट्रू फॉल्स भी मिलता है, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी भी मिल सकता है ना, आपको एक्सप्लेन भी करने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल बायबैक ऑफ शेयर के ऊपर आ जाती है बात, या आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी होती हैं उसका एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे जब तक आपने थ्योरी पढ़ी नहीं होगी? तो एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लेना, तभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे। क्वेश्चन को छोड़ना हमारा पर्पस नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स अदर देन फॉर कैश। एसेट परचेज करने के लिए जब आपने शेयर इशू किए, किसी का बिजनेस परचेज करने के लिए आपने शेयर इशू किए, या फिर आपने डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए, तो ऐसे केस में एंट्रीज क्या होती हैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना, एक दो क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, रिकॉल हो जाएगी मेमोरी आपकी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आप थोड़े से सॉल्व करके जाओगे वो है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, थी ना ओवर सब्सक्रिप्शन, 10,000 शेयर्स इशू करने थे, लोगों ने एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स की कर दी, आपने सभी को प्रो राटा बेस पर अलॉटमेंट कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन जो प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के हैं ना, ये जरूर ट्राई कर लेना, यही पेपर में मिलेंगे, बाकी कोई इशू के पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। फिर जब आप प्रो राटा करोगे ना, तो प्रो राटा के साथ ही आप फोर फीचर और री इशू के केसेस को भी सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट ऑन पेन पेपर यूज करके, कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करनी है। एक दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आप कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करोगे, कैसे आप फॉरफीटेड अमाउंट कैलकुलेट करोगे, है ना। और लास्ट में कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं जिसमें क्वेश्चन सीधा बोलेगा कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, सीधा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, यानी कि शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल कितना है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व कितना है, उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाओ। 5 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन में कैसे बैलेंस शीट को बनाना है ना, ये फटाफट से रिवाइज कर लेना, इसको छोड़ के मत जाना। आपको ये तो पता है कि जब आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जर्नल एंट्रीज के साथ, तब बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो तो बहुत इजीली बन जाती है, क्योंकि उसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आती है आप प्लस माइनस करके बैलेंस निकाल सकते हो कि मेरा शेयर कैपिटल का बैलेंस इतना आएगा, शेयर फॉर फीचर इतना ऐड होगा, है ना, कॉल्स इन एरियर इतनी है, और एसपीआर और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस इतना, बिकॉज आपने जर्नल एंट्री पास कर रखी है। लेकिन जब आपको डायरेक्ट प्रेपरेशन करनी होती है बैलेंस शीट की, वहां पर गाड़ी फंस जाती है। तो इसको जरूर रिवाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो डोंट मिस इट। ओके, फिर इसके बाद सर क्या करेंगे हम आगे, ये बताओ। तो बेटे आज के ही दिन आपके पास इशू ऑफ डिबेंचर को रिवाइज करने का पर्पस है। इशू ऑफ डिबेंचर बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से इसकी थ्योरी को रिवाइज कर लेना, समरी से, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स मॉड्यूल से इसको रिवाइज कर लेना फटाफट से। इसमें कोई ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड बहुत सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं थ्योरी के, तो वो जरूर कर लेना। इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लॉस ऑन इशू डालते हैं ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये डाल देते हैं एंट्री के अंदर, है ना। तो ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज को जरूर रिवाइज कर लेना। इसी के बाद ये जो लॉस ऑन इशू होता है या डिस्काउंट ऑन इशू होता है, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ कैसे करते हैं? 2 तरीके से। या तो अगर हमने पेमेंट करनी है लमसम मेथड पे, सारे पैसे डिबेंचर्स को इकट्ठे वापस करेंगे, तो हम इक्वली 5 साल में डिवाइड कर देते हैं, इक्वली 10 साल में डिवाइड कर देते हैं राइट ऑफ करते समय। या फिर जब हम इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स की रीपेमेंट करते हैं, तो फिर हमारे को यूसेज ऑफ फंड्स की रेशो निकालनी पड़ती है कि पहले साल हमने डिबेंचर का कितना पैसा यूज किया, अगले साल हमने डिबेंचर का कितना पैसा यूज किया, अगले साल डिबेंचर का कितना पैसा यूज किया, फिर यूसेज ऑफ जो डिबेंचर अमाउंट है उसकी हम रेशो निकालते हैं, रेशो में हम इस लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेना, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगेन एक बैलेंस शीट डिस्क्लोजर होता है कोलैटरल सिक्योरिटीज जब इशू करते हैं डिबेंचर,
कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्मेट में, तो उसकी बैलेंस शीट में हम डिस्क्लोजर करते थे ना, लोन के नीचे लिखते हैं इट इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ इतने डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, फिर डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी वहां पर बनाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो वो डिस्क्लोजर जो है ना, वो डिस्क्लोजर को एक बार नजर मार लेना जाने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। फिर आता है लास्ट में इसी चैप्टर से रिलेटेड कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की क्या एंट्रीज होती हैं और टीडीएस कैसे कैलकुलेट होता है इस इंटरेस्ट के ऊपर। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। फटाफट से हमने डिवेंचर को भी रिवाइज करना है। इसके बाद आता है बेटे बोनस और राइट इशू। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को एक्सपेक्टेड है 5 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर, 5 नंबर का। इससे बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है ना। बाकी सारी जगह से आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहां से मुझे लगता है 5 नंबर से क्वेश्चन बन सकता है। क्या एंट्रीज होंगी बोनस इशू से रिलेटेड, ये देख लेना। और जरूर जब भी एंट्रीज पास करते हो बोनस शेयर इशू करने की ना, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपके पार्टली पेड शेयर्स है ना, पार्टली पेड शेयर्स हैं, तो पहले उनको फुली पेड बना देना बिफोर बोनस इशू इज डन। पार्टली पेड शेयर्स को आप बोनस शेयर नहीं दे सकते ना, पहले आपको उनको फुली पेड करोगे। क्वेश्चन कहे ना कहे आपको फुली पेड करना है। बच्चे अक्सर फुली पेड करना भूल जाते हैं और शेयर बोनस के इशू कर देते हैं। तो प्लीज पार्टली पेड अगर क्वेश्चन आए तो उसको पहले फुली पेड कर लेना। ओके सर, अगर पार्टली पेड शेयर्स हों और उनको बोनस देकर फुली पेड करना हो तो हाँ, फुली पेड उनको भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और एसपीआर को यूज नहीं कर सकते। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ये चीज याद रखना कि अगर आपने पार्टली पेड शेयर्स को फुली पे करना है यूजिंग योर रिजर्व्स, तो कॉल तो करोगे उनको, लास्ट कॉल की एंट्री करोगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन वो जो कॉल का पैसा है वो कौन सी रिजर्व से निकाल सकते हो? केवल फ्री रिजर्व से। आप सीआरआर और एसपीआर को यूज नहीं कर सकते पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड कॉल बनाने में, कॉल का पैसा यूज करने के लिए। फिर कौन सी रिजर्व्स को हम बोनस के लिए यूज कर सकते हैं? ऑर्डर में है, सबसे पहले सीआरआर क्योंकि ये लिमिटेड यूज वाली रिजर्व है, उसके बाद एसपीआर अगेन ये लिमिटेड यूज वाली रिजर्व है, उसके बाद फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व हो गया और पीएनएल हो गया। तो यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो बोनस शेयर्स में ये कुछ बातें हैं, आप रिवाइज करके जरूर जाएंगे। राइट इशू तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है, क्योंकि राइट इशू करना न्यू शेयर इशू करने जैसा ही है, बस उसमें वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं कम राइट माइनस एक्स राइट प्राइस। तो ये एक्स राइट प्राइस कैसे निकलता है, कम राइट प्राइस क्या होता है, ये फटाफट से रिवाइज कर लेना। इस चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल से पढ़ना, ट्रू फॉल्स करना, एमसीक्यूज करना। इस चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज थ्योरी पढ़ के जाना, मॉड्यूल से ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। ओके सर, इसके बाद है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में ना डीआरआर और डीआरआरआई का कॉन्सेप्ट है ना। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि डीआरआर किसको मेंटेन करनी है, एन अनलिस्टेड अदर कंपनी, अनलिस्टेड अदर कंपनी। तो वहां पर पढ़ लेना, अनलिस्टेड अदर कंपनी है अगर, तो उसको डीआरआर 10% नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर का बनाना है, और डीआरआरआई तो वैसे सबको बनानी होती है 15%। तो ये याद रखना कि अनलिस्टेड अदर कंपनी है तो उसको डीआरआर भी बनानी होगी 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। ओके, फिर अगेन याद रखना डीआरआर नहीं बनाना है कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर। अगर पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो जितना पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा शेयर के अंदर, उस पोर्शन के तो पैसे का आउटफ्लो नहीं होगा ना, तो उस कन्वर्टिबल पोर्शन का आपने डीआरआर नहीं बनाना है, आपने नॉन कन्वर्टिबल का बनाना है, नॉन कन्वर्टिबल। तो प्लीज क्वेश्चन में पढ़ना कन्वर्टिबल है या नहीं है। लास्ट में बच्चे हमेशा, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, जब भी उनका पेपर होता है, कुछ होता है, तो वो हमेशा ये बोल देते हैं सर कि हमने ना लास्ट में डीआरआर बंद नहीं करी, डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करी, ये भूल गए। तो प्लीज डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना जब आपने रिडेम्पशन कंप्लीट कर ली होगी। डू नॉट फॉरगेट दिस एंट्री, इस एंट्री को मत भूल जाना। फिर सर
यहां पर आपने लिखा है कि प्रैक्टिस करना कुछ क्वेश्चंस फॉर द ऑर्डर ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड लेजर मेकिंग। यस, मैं आपको बोल रहा हूं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, उससे आपको ना फ्लो ऑफ एंट्रीज रिवाइज हो जाएंगी कि पहले मुझे डिबेंचर्स की डीआरआर बनानी है, फिर मुझे डीआरआर आई बनाना है, फिर डीआरआर आई को रिडीम करना है, उसका इंटरेस्ट रिसीव करना है, फिर डिबेंचर को ड्यू करना है रीपेमेंट के लिए, फिर डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है ना, फिर मुझे डीआरआर को क्लोज करना है। इन बिटवीन अगर मुझे इंटरेस्ट देना है डिबेंचर का तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो ये ऑर्डर ऑफ एंट्रीज को रिवाइज करने के लिए एक या दो क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कर लेना और जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स को बनाने की कोशिश कर लेना, क्योंकि पेपर में लेजर भी बनाने को मिल सकता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड। आई बात समझ में? ऐसे इसको रिवाइज करना इस चैप्टर को। इसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक चैप्टर है हमारे पास, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा किसकी हो सकती है? फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्लीज चेक करना क्वेश्चन के अंदर कि क्या वो प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड हैं या नहीं है। अगर वो फुली पेड नहीं है तो कॉल करके पहले उनको फुली पेड कर देना, फिर ही प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करना। फिर CRR बनानी है आपको, और कहां से बनानी है? फ्री रिजर्व से बनानी है। CRR फ्री रिजर्व से बनानी है ना। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन करनी है तो दो ही सोर्स है ना रिडेम्पशन करने के, दो ही तरीके से कर सकते हो। या तो अपने फ्री रिजर्व से पैसा CRR में लॉक करके कर सकते हो, याद है आपको, और या फिर आप फ्रेश शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर सकते हो। दो ही मोड से आप प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर सकते हो। अगर आप थोड़ा पैसा फ्री रिजर्व्स को लॉक करके रिडीम करने के लिए यूज करोगे तो बाकी बचा हुआ पैसा आपको फ्रेश इशू करके लाना पड़ेगा। और अगर आप सारा ही पैसा फ्रेश इशू से करोगे तो फिर आपको CRR नहीं बनानी, सारा ही CRR से करोगे तो फिर आपको फ्रेश इशू नहीं करना है। तो ये केसेस के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, इसीलिए जरूर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना पेपर में जाने से पहले, रिवाइज कर लेना वो क्वेश्चन जिसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने की कैलकुलेशन करनी पड़े, है ना। मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना, हमारे नोट्स में क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि आपको मिनिमम शेयर्स इशू करने हैं प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन में, बाकी पैसा आप CRR से यूज कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। फिर लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज चेक कि आपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ाया। होता है ना क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन बोलता है कि आपने बोनस शेयर इशू किए हैं, आपने राइट शेयर इशू किए हैं, आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं, है ना, रिडीम करने के लिए आपने फ्रेश शेयर्स इशू किए हैं। तो बेटे जब भी फ्रेश शेयर इशू होंगे वो ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा तो इशू नहीं हो सकते। योर इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ये जरूर चेक करना, अगर क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट बनाने को बोल दे तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देना, अकॉर्डिंगली ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देना। किस केस में? जिस केस में राइट इशू हो रहे हैं, जिस केस में बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, और जिस केस में फ्रेश इशू ऑफ शेयर हो रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, जहां पर आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने को सवाल बोलेगा। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। बच्चे यहां पर जरूर गलती करते हैं, वो ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाते नहीं है। इशूड तो बढ़ गया और ऑथराइज को देखते नहीं है, क्योंकि ऑथराइज बेटा एक डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना। ऑथराइज की कोई जर्नल एंट्री तो डलती नहीं है, डलती तो एंट्री इशू करने पर है। तो इशू की एंट्री आपकी सारी सही होंगी, लेकिन जो बैलेंस शीट बनाओगे ना वहां पर ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज जरूर कर देना। ये पॉइंट मत भूलना, इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस बेटे जरूर इस चैप्टर के भी सॉल्व कर लेना, जिसमें आप जर्नल एंट्रीज डालना सीख लेना। जर्नल एंट्रीज को रिवाइज कर लेना, ऑर्डर पता चल जाएगा कि मुझे पहले CRR बनाना है, फिर मुझे फ्रेश इशू करने हैं शेयर्स फंड रेज करने के लिए, फिर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए ड्यू करना है, फिर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ एंट्रीज याद रहे, इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस हाथ से करके जाना है। ओके सर। अब बेटे अब जो है ना, अब बड़ा सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। जो पहले के मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए ना, वो टॉपिक्स बेटे पहले आपको रिवाइज करने ही करने हैं। अगर मेरी बात मानोगे तो अभी तक जितना भी मैंने वीडियो के अंदर बोला है आपको रिवाइज करने के लिए, वो सारा का सारा जितना भी रिवीजन है ना, वो सारा का सारा 4 से 5 घंटों में होना चाहिए।
4 से 5 घंटों में अभी तक जितना भी मैंने बोला है रिवीजन करने के लिए, वो 4 से 5 घंटे आपके लगेंगे, वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद और 3 से 4 घंटे और लगेंगे इन छोटी छोटी बातों को रिवाइज करने में। ये बात तो बेटे बिल्कुल तय है, यहां पर मेरी बात फिर से डिस्क्लोजर दे रहा हूं आपको, ये बात तो बिल्कुल तय है कि आप आज के दिन और कल का भी जो थोड़ा बहुत दिन है, आज और कल के दिन आप 100% रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आप सारे क्वेश्चंस लिख कर सॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज अ वेरी बैड चॉइस। वो मत करना, नहीं होता वो पॉसिबल। हमने करके देख लिया अपने टाइम पर, नहीं होगा पॉसिबल। बहुत बार पढ़ा लिया बच्चों को, हर बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे सारे क्वेश्चन रिवाइज करने होते हैं, मैं कुछ कुछ चैप्टर के शुरू कर देता हूं पर टाइम ही नहीं बचता। तो आपको पहले ही पता है जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्यों सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पर लगे हो? नहीं करने हैं सॉल्व। आपको हर चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने सारे यहां पर कवर कर दिए हैं। ये रामबाण इलाज है आपकी रिवीजन का। इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई पर्पस नहीं बनता है। सिर्फ अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो जो मैं यहां पर बोलता जा रहा हूं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने, बाकी आप कर सकते हो जो आपकी चॉइस है, जो आपने क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, मार्क कर रखे हैं, वो आप कर सकते हो। पर एटलीस्ट जो मैंने अभी तक आपको बोला है वो जरूर कर लेना, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारा कुछ रिकॉल कर पाओगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठ गए ना, तो बेटे हर क्वेश्चन के अंदर हर पॉइंट कवर नहीं होता, और हर पॉइंट को कवर करने के लिए सारे क्वेश्चंस भी आप नहीं कर सकते। तो यू जस्ट हैव टू रिकॉल, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि थोड़ा वीक है, जो आपको लगता है इसमें प्रैक्टिस चाहिए, उसके एक दो क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करने, हाथ से, पढ़ने नहीं है, सॉल्व करने। तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में जाने से पहले। अब आगे चलेंगे तो आगे 2 से 3 घंटे और लगेंगे, या मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे बाकी का पार्ट आपका रिवाइज होने में। तो इन ऑल ये पूरी रिवीजन 7 से 8 घंटे की होगी, 7 से 8 घंटे की। तो आज आपके पास मिला लो, आज यहां से लगभग आपके पास एक पूरा दिन बचता है। इस वीडियो के आने के बाद लगभग एक पूरा दिन आपके पास बचता है। तो इस पूरे एक दिन में से सिर्फ आपको 8 घंटे ये काम करना है। बाकी आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, जो अटेम्प्ट करना है, वो आप करके पेपर में जा सकते। लेकिन नींद 8 घंटे की लेना, नींद पूरी लेके जाना 8 घंटे। ओके सर, आपकी बात मान ली। तो बेटे नेक्स्ट चैप्टर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। इसके अंदर से जब क्वेश्चन आएगा तो बेटे जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है। जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आएगा रिन्यूअल ऑफ बिल का, तो याद रखना पहले आपको बिल की रिवर्सल की एंट्री डालनी है। जब आप बिल रिन्यू करते हो, डिसऑनर तो नहीं होता रिन्यूअल के केस में, लेकिन रिन्यूअल के केस में डिसऑनर वाली एंट्री जरूर करनी पड़ती है विदाउट नोटिंग चार्जेस, है ना। आपको बिल रिवर्स करना पड़ता है, ड्रॉर को डेटर बनाना पड़ता है अपनी बुक्स के अंदर, ड्रॉई को डेटर बनाना पड़ता है ड्रॉर की बुक्स में, और ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉर को क्रेडिटर बनाना पड़ता है। तो ये रिवर्सल वाली जो एंट्री है ना, वो पहले कर लेना, भूलना मत, रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में। सेकंड, जब डिसऑनर ऑफ बिल होगा तो मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है, एंट्रीज रिवर्स ऑर्डर में होंगी। जैसे कि अगर बी ने ए को बिल दिया था, ए से बिल सी के पास गया, सी ने बैंक को बिल दिया डिस्काउंट कराने के लिए, और अब डिसऑनर हो जाता है, तो सबसे पहले बैंक की एंट्री तो हम करते नहीं, ये बिल की एंट्री डिसऑनर पहले सबसे पहले सी में करना, सी के बाद वापस ए में करना, ए के बाद वापस बी में करना। हमेशा डिसऑनर के केस में लास्ट एंट्री ड्रॉई की किताब में होगी, वही नोटिंग चार्जेस को बियर करेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में डिसऑनर की एंट्रीज होती हैं। इंसॉल्वेंसी अगर ड्रॉई की हो जाए तो वहां पर डेफिशिएंसी अकाउंट यूज करते हैं। ड्रॉई की बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट यूज करते हैं, और ड्रॉर की बुक्स में बैड डेट्स होता है। याद है हमें, ड्रॉर की बुक्स का तो याद रहता है, ड्रॉर की बुक्स का याद रहता है बैड डेट हो गया, पैसा नहीं आया, नुकसान हो गया। लेकिन ड्रॉई की बुक्स में हम भूल जाते हैं कि वहां कौन सा अकाउंट आएगा, वहां पर इंसॉल्वेंसी के केस में डेफिशिएंसी अकाउंट आता है। डेफिशिएंसी लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो शायद ही पेपर में मिले, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया एकोमोडेशन बिल का, तो ये आपको पसीने छुड़वा देता है। एकोमोडेशन बिल का जो क्वेश्चन होता है ना, वो होता इतना सही है 4 लाइनों का, लेकिन वो आपके पसीने छुड़वा देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो चार्जेस लगते हैं ना, बैंक चार्जेस लगते हैं ना,
उस एकोमोडेशन बिल को आप बैंक में डिस्काउंट करवाते हो। डिस्काउंटिंग के जो चार्जेस होते हैं वो हमें एलोकेट करने पड़ते हैं दो लोगों के बीच में, ए और बी। जितना पैसा ए यूज करता है उतने बैंक चार्जेस ए को बियर करने पड़ते हैं, और जितना पैसा बी यूज करता है उतने चार्जेस बी को बियर करने पड़ते हैं। तो ये एलोकेशन की एंट्रीज आपको करनी पड़ती हैं। इसीलिए प्लीज इस क्वेश्चन को आप रिवाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे हाथ से। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहां से मिलते हैं? मॉड्यूल में भी हैं, आरटीपी में भी हैं, पीवाईक्यू में भी हैं। बेटे आपने जब ये चैप्टर किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, उसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे रिलेटेड टू एकोमोडेशन। मैंने बोला भी था एकोमोडेशन का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करके जाना है, इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मिस मत करना, ठीक है। फिर आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, विच इज डेप्रिसिएशन। वेरी सिंपल चैप्टर, लेकिन इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, ये बनाना along with एसेट डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट। तो ऐसे डिस्पोजल अकाउंट को बनाने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, एक दो क्वेश्चंस प्लीज ट्राई कर लेना। उसके बाद अगर चेंज इन मेथड होता है तो रिवाइज्ड लाइफ, रिवाइज्ड बुक वैल्यू के बेस पर फ्यूचर में कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी वो कैलकुलेट करना आपको पता होना चाहिए। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू अगर करनी पड़े तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो रीवैल्यूएशन का जाएगा पैसा या पीएनएल में जाएगा, ये आपको देखना पड़ता है ना। 4 केसेस थे इसके अंदर, 4 केसेस। अगर फर्स्ट टाइम अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, अगर फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हो रहा है तो पीएनएल में लॉस जाएगा। अगर पहले अपवर्ड हुआ और अब डाउनवर्ड हो रहा है रीवैल्यूएशन, तो जितना पहले अपवर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाई थी पहले उतना रिवर्स होगा, और अगर उसके बावजूद भी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो रही है तो डिफरेंस जाएगा पीएनएल में। एंड सिमिलरली पहले अगर डाउनवर्ड हुआ था पीएनएल में गया था और अब अपवर्ड हो रहा है, तो पहले जितना रिवर्स हुआ था पीएनएल में लॉस हुआ था उतना आपको पीएनएल में क्रेडिट देना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर भी आप अपवर्ड कर रहे हो तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो ये वाला जो पॉइंट है थ्योरी का पॉइंट बनता है, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आप समरी रिवाइज कर लेना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस मॉड्यूल से कर लेना, क्योंकि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है वहां पर अक्सर, ठीक है। तो दिस विल कंप्लीट योर डेप्रिसिएशन चैप्टर। फिर सिंपल सा चैप्टर है हमारा बीआरएस, सिंपल सा चैप्टर है बीआरएस। बच्चे हमेशा पूछते हैं सर हमें तो प्लस माइनस मेथड आता है, कोई बच्चा कहता है सर हमें तो डेबिट क्रेडिट मेथड आता है। बेटे जो मर्जी मेथड कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी मेथड कर लो। प्लस माइनस आता है प्लस माइनस से कर देना, डेबिट क्रेडिट आता है डेबिट क्रेडिट से कर देना, नो प्रॉब्लम, दोनों ही ठीक है। जो आपका एग्जामिनर होगा, जो चेक करेगा, पेपर चेक करोगा, उसको आता होगा, दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट प्रॉपर बनाना बीआरएस का, चाहे प्लस माइनस हो चाहे डेबिट क्रेडिट हो, वैसा कर देना। हमेशा ये चेक करना अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव है तो मैंने आपको सिखाया था कि आप ब्रैकेट्स में लिख देना, है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर नेगेटिव है तो बैलेंस को नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में लिख देना, बाकी जैसा करते हो वैसे ही करते रहना। बस ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट जरूर चेक करना, वो डेबिट है एज पर कैश बुक, क्रेडिट है एज पर पासबुक, पॉजिटिव। क्रेडिट है एज पर कैश बुक, डेबिट है एज पर पासबुक, नेगेटिव। जरूर याद रखना, यहां पर बच्चा मिस्टेक कर देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक दो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख लेना, हो जाएगा रिवाइज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, आपको जर्नल का फॉर्मेट जरूर बनाना है, जरूर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, और रेक्टिफिकेशन एंट्री के नीचे नरेशन भी लिखनी है। डोंट इग्नोर दिस पॉइंट। जल्दबाजी में क्या करते हैं हम, जैसा हमें फ्लो में याद है ना, घर पे बैठ के जल्दी जल्दी में रेक्टिफिकेशन की एंट्री तो पास कर देते हैं, ना फॉर्मेट बनाते हैं,
ना नरेशन डालते हैं, भूल जाते हैं। वहां नहीं भूलना, वहां पर प्रॉपर फॉर्मेट विद नरेशन करना है। जरूर क्वेश्चन को चेक करना बेटे, जरूर क्वेश्चन को चेक करना, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस है या रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। लेकिन सर अगर नहीं पता हो कि बिफोर है या आफ्टर है, देन ऑलवेज आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा कि ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, रेक्टिफिकेशन करो एरर की, तो बेटे हमेशा वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, हमेशा आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। इसका मतलब आप एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हो। ओके, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाना, सस्पेंस अकाउंट शुड क्लोज ऑटोमेटिकली, है ना। अगर ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, इसका मतलब आपने सारी गलतियां सुधार दी। पर अगर इसके अंदर अभी भी बैलेंस बच गया, अगर इसके अंदर अभी भी बैलेंस बच गया, तो इसका मतलब ऐसे एरर्स हैं जो अभी अनरेक्टिफाइड हैं। इसका मतलब अभी भी अनरेक्टिफाइड एरर्स रह गए हैं। तो वहां पर नोट लिख के आ जाना। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट एंड कमेंट, तो कमेंट क्या करोगे? अगर सस्पेंस अपने आप खत्म हो गया तो आप लिखोगे, इसका मतलब अपने आप खत्म होने का मतलब, ऑटोमेटिकली क्लोज होने का मतलब सारी गलतियां सुधार दी हैं। और अगर ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हो रहा, उसमें बैलेंस बच रहा है, तो आप क्या लिखोगे? इट सिग्निफाइज दैट देयर आर सर्टेन एरर्स विच आर नॉट येट रेक्टिफाइड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है जब हम पास्ट ईयर की गलती को नेक्स्ट ईयर में सुधारते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसी में से आपको बहुत सवाल बहुत बार मिलते हैं। बहुत बार आप PYQs देखोगे ना, बहुत बार इसके अंदर से सवाल आपको मिलेगा। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल बहुत बार पेपर में मिलता है, बहुत बार, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ना आपका जर्नल भी रिवाइज करवा देती है, आपका लेजर भी टेस्ट हो जाता है, आपका ट्रायल बैलेंस भी टेस्ट हो जाता है। और ये चैप्टर तो है ही है जो टेस्ट हो रहा है। तो जो इंस्टीट्यूट है ना, वो आपकी टेस्टिंग करने के लिए ना जर्नल एंट्री नहीं देता, लेजर बनाने को नहीं देता, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नहीं देता, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन दे देता है। इसी में से आपकी जर्नल भी रिवाइज हो जाती है, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री आती होगी तभी रेक्टिफिकेशन कर पाओगे, वो भी चेक हो गया। लेजर पोस्टिंग्स भी चेक हो जाती हैं, ट्रायल बैलेंस यानी कि सस्पेंस बना नहीं बना ये भी चेक हो जाता है, और आपकी नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन भी आपकी चेक हो जाती है। तो ये बेटे जरूर रिवाइज करना। कुछ मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, हमारे नोट्स में भी थे, RTP में भी थे, PYQ में थे। जितना आपको लगता है आप कर सकते हो, टाइम की कमी के हिसाब से जैसा आपको लगता है, 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर बनाकर देख लेना। नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन के जरूर बनाकर देख लेना। और नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट टू पास एंट्री टू क्लोज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन के, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा लास्ट एंट्री क्या होती है? लास्ट एंट्री होती है जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पास करते हो। कुछ बच्चे भूल जाते हैं ये एंट्री पास करना। 10 एंट्रीज होंगी, 10 एंट्रीज पास कर देंगे, लेकिन जो P&L एडजस्टमेंट की लास्ट एंट्री है बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल, वो भूल जाते हैं, वो जरूर करके आना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपसे सस्पेंस अकाउंट बनाने को पूछ ले, तो सस्पेंस अकाउंट भी वहां पर बना के जरूर आना। इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना बेटे। पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशंस को। इस चैप्टर में से समरी और ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट तो होते हैं। अगर आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर चैप्टर ढंग से नहीं आता है तो इसके ट्रू फॉल्स और समरी जरूर पढ़ लेना। उसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कर पाओगे, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं भी कर पाओगे तो, ठीक है ना। जरूर इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आता है बहुत सिंपल सा चैप्टर, इन्वेंट्री। इस इन्वेंट्री चैप्टर में से जो पेपर में देखने को मिलता है ना बेटे, वो है ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसको जरूर रिवाइज करना, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मॉड्यूल RTP और PYQ में इसके क्वेश्चन भरे पड़े हैं, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना इन्वेंट्री से रिलेटेड। फीफो लीफो वैप AP मेथड आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर हमेशा मिलता है आपको 5 नंबर के अंदर कि इन्वेंट्री की बताओ वैल्यू कितनी है, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी। तो ये वाले क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कर लेना।
बाकी तो डिफरेंस आ सकता है आपको थ्योरी के अंदर, परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसका एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। परपेचुअल सिस्टम में तो हम इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स लगातार बनाते चले जाते हैं, परचेज की एंट्री होती है, सेल की एंट्री होती है, स्टॉक टेकिंग होती है, स्टॉक की एंट्री बुक्स में बनती है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम स्टॉक टेकिंग कभी कभी करते हैं, पीरियोडिक बेसिस पे। 3 महीने में एक बार स्टॉक टेकिंग कर लेंगे, गोडाउन में जाकर अपना स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, 6 महीने में एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस शीट की डेट पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिफरेंस इसके अंदर पढ़ के जाना। जब भी क्वेश्चन फीफो, वैप, एपी और लीफो का आएगा, वहां पर ये जरूर चेक करना कि आपने इन्वेंट्री परपेचुअल सिस्टम पे बनाई हुई है या इन्वेंट्री आपने पीरियोडिक सिस्टम पर बनाई है। क्योंकि बेटे अगर आपने परपेचुअल सिस्टम पे बनाई है ना, तो डे वाइज बनेगी, डे वाइज कैलकुलेशन होगी लीफो, फीफो और डब्ल्यूएपी की। लेकिन अगर आपने पीरियोडिक बनाई है तो फिर ये डेट ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक टेकिंग पर बनेगी। तो ये क्वेश्चन जब आता है तो जरूर वहां पर नोट पढ़ना वो पीरियोडिक है या परपेचुअल है। ओके, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना। पास्ट ईयर क्वेश्चन में जरूर मिलेगा आपको इसका क्वेश्चन। उसके बाद इसकी भी थ्योरी आप पढ़ लेना, इसकी थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्री। इसकी थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, वही समरी से, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, जरूर पढ़ लेना। ओके सर, फिर आते हैं सबसे सिंपल चैप्टर हमारे, कैश बुक। देखो ये चैप्टर वो है जिसको आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं खर्चना, नहीं है इतना टाइम, तो फटाफट से ऊपर से देखना है, लेकिन मिस भी नहीं करके जाना क्योंकि पेपर में मिल सकता है। तो चांसेस बड़े कम है, बहुत कम चांसेस हैं इनके क्वेश्चंस के आने के। इन्वेंट्री तक क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाद चांसेस बड़े कम है जो आगे वाले चैप्टर में आपको बता रहा हूँ। पर एटलीस्ट पॉइंट्स नोट कर लो सिंपल सिंपल से। कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम के अंदर। कॉन्ट्रा एंट्रीज याद रखना, जब भी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश होगा कॉन्ट्रा। डिसऑनर ऑफ चेक होगा तो रिवर्स एंट्री, डिसऑनर ऑफ चेक होगा तो रिवर्स एंट्री पास करना। चेक्स नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट, जब सेम दिन पर चेक आप डिपॉजिट नहीं करते तो पहले आप उसको कैश ट्रीट कर लेते हो, है ना, आप उसकी कैश में ट्रीटमेंट करते हो। तो कैश ट्रीटमेंट करना, बाद में जब वो चेक बैंक में जाएगा तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करना, वो वाला केस किया था आपने। और कुछ बच्चों को चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाया था, तो चेक इन हैंड के कॉन्सेप्ट से भी आंसर सही आएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन बोलता है कि सारी बैंक रिसीट्स हैं और सारी पेमेंट्स बैंक में हैं, इसलिए फिर आप कैश में ट्रीटमेंट करोगे, फिर चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करोगे। तो पढ़ लेना वहां पर कि चेक्स को आपने कैश ट्रीट करना है या चेक्स को आपने चेक इन हैंड ट्रीट करना है, वो क्वेश्चन वहां पर डायरेक्ट करता है। मॉड्यूल में और इंस्टीट्यूट तो हमारा यही ट्रीटमेंट देता है, कैश ट्रीटमेंट, यानी कि हर चेक को पहले कैश मान लो अगर वो सेम डेट पर बैंक में नहीं गया, और बाद में जब वो बैंक में जाएगा तो कॉन्ट्रा एंट्री से उसको बैंक में डिपॉजिट कर देना। ओके, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बेटे एनालिटिकल नॉन एनालिटिकल पढ़ लेना, इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना क्योंकि इसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है कैश बुक से, तो बच्चे भूल जाते हैं पेपर में बनाते समय। तो इसका फॉर्मेट रिवाइज कर लेना, और ये जरूर चेक कर लेना कि इम्प्रेस्ड सिस्टम पर चल रहा है या नहीं। तो वैल्यू ऑफ इम्प्रेस्ड या फ्लोट वैल्यू कितनी है, इम्प्रेस्ड की वैल्यू कितनी है जब आप ये पेटी कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना सा इसके अंदर रिवाइज करके चले जाना। जर्नल लेजर ट्रायल में बेटे कुछ खास रिवाइज करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपको सब कुछ आता होगा। याद रखना जर्नल का फॉर्मेट और नरेशन बनानी है। जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। किन किन केसेस में आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। और आईटीसी सेट ऑफ की एंट्रीज को भी इंपॉर्टेंट मान लेना, जीएसटी वाली एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है 5 नंबर 6 नंबर के अंदर, तो इसको जरूर पढ़ लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना आपको आता होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका प्रॉपर फॉर्मेट इसमें बनाना है आपको, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं होता है। लेजर और ट्रायल बैलेंस को बनाना आपको आता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी सिचुएशंस में मिलता है, मैंने आपको 3 सिचुएशंस कराई थी, वो तीनों सिचुएशंस रिवाइज कर लेना। ट्रायल बैलेंस को कई बार क्वेश्चन रिवाइज या रीड्राफ्ट करने को बोलेगा व्हेन ट्रायल बैलेंस हैज सर्टेन एरर्स, तो वो एरर्स वाले क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलेंगे, नहीं मिलते पेपर के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट डालता नहीं है।
सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट बेटे रिवाइज कर लेना, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक का, कैसे आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैसे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है और कैसे सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, एक बार ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर रखे हैं उनको देख लेना, इग्नोर मत करना, क्योंकि जब लास्ट टाइम पर आप पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको दिक्कत देती हैं, फंसते हो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स में। आपको याद नहीं रहता कि जब आपने परचेज बुक बनाई थी तो वहां पर सप्लायर था कि वहां पर कस्टमर था, ये छोटी सी बात है लेकिन भूल जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो एक बार फॉर्मेट्स को रिवाइज कर लेना। ओके सर, इसके बाद आते हैं हम सिंपल सा अपना लास्ट टॉपिक, थ्योरी के टॉपिक्स। ये बेटे आपको कब करने चाहिए? थ्योरी के टॉपिक्स आपको करने चाहिए 13 तारीख को, जब आपका पेपर है मॉर्निंग में, सुबह। मेरे हिसाब से जो पहला है ना, पहला मॉड्यूल उसका जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर हैं, उसको आप अगले दिन की शुरुआत में उठाना। आज जितना मैंने आपको प्रैक्टिकल बोला है, 6 से 8 घंटे लगेंगे, प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा, और अच्छी तरीके से नींद लेना, ताकि कल जब उठोगे फ्रेश होके आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को पढ़ के जाना। जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कंपल्सरी होगा बेटे, उसके अंदर अक्सर देखा गया है 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, 6 पार्ट 2-2 नंबर के होते हैं, वो ट्रू फॉल्स में होते हैं, ट्रू फॉल्स में, और रीजन देना होता है, और वो यहीं से बनते हैं सारे, या तो वो यहीं से बनते हैं, या फिर वो हर चैप्टर जो मैंने आपको बताया, जैसे कि शेयर कैपिटल चैप्टर है उसकी थ्योरी, या डिवेंचर चैप्टर है उसकी थ्योरी, या अभी इन्वेंट्री के अंदर हमने पढ़ा परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम, क्या फर्क है, उस थ्योरी में से बनेगा। तो यहां से तो बिल्कुल थ्योरेटिकल स्ट्रेट अवे 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके 12 नंबर के। इसको मिस मत करना, इसको सुबह, कल की सुबह मॉर्निंग में इसको रिवाइज करना। क्या क्या करना है? चैप्टर के समरीज, जितने भी चैप्टर हैं मॉड्यूल में, अगर आपने यहां पर मैंने आपको बोला था ना, हर चैप्टर की आप समरी रिवाइज करना है ना, तो ये समरी चाहे आप आज ना रिवाइज करके कल रिवाइज करना, लेकिन सभी चैप्टर के समरीज रिवाइज कर लेना मॉड्यूल में से, सभी चैप्टर के ट्रू फॉल्स पढ़ जाना, क्योंकि बेटे 12 नंबर स्टेक पर हैं, 12 नंबर कम नहीं होते हैं। पास होने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं, और थ्योरी यहां से मिल जाएगी आपको। जो मैंने येलो में मार्क किया वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। हर चैप्टर की समरी पढ़ लेना, हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स मॉड्यूल से पढ़ लेना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आखिरी डेट पर। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो इतना ही कर लेना। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपका चैप्टर है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, मनी मेजरमेंट हो गया, एक्रूअल हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, है ना, गोइंग कंसर्न हो गया, तो एक बार ऊपर ऊपर से इनको पढ़ लेना। कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स की आइडेंटिफिकेशन, कैपिटल आइटम कौन सी होती है, रेवेन्यू आइटम कौन सी होती है, उसके एग्जाम्पल, उसकी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी थ्योरी है वो पढ़ लेना। कॉन्टिंजेंट एसेट्स क्या होते हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इसके एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लेना मॉड्यूल से फटाफट से। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर से ज्यादा थ्योरी बनती नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी से बन जाएगी, चेंज इन पॉलिसी से बन जाएगी, लेकिन बाकी के बाकी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करना। अपनी थ्योरी के जो 12 नंबर हैं उसको स्टेक पर मत डालना। आई मेरी बात समझ में? इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना रिवीजन करना है, सारा का सारा आपने रिवाइज करना है। कुछ क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर वाइज बोले हैं आपको वो प्रैक्टिकली सॉल्व करना, कैलकुलेटर के ऊपर हाथ जमा लेना, अपना कैलकुलेटर पर हाथ जमा लेना। ओके, इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको हर चैप्टर में से कौन कौन से छोटे छोटे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो याद करने। आप इसको 2x पर भी देख सकते थे, आप इसको 1.5x पर भी देख सकते थे, पर अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं इस वीडियो में तो अंत में जाते जाते आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवा देता हूं। आपने जब जाना है पेपर में तो स्टेशनरी आइटम सारी लेके जाना, पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बेटे जरूर चेक कर लेना कि वो वर्किंग कंडीशन में हो, वर्किंग कंडीशन में हो। कोशिश करना एक नहीं तो 2 कैलकुलेटर ले जाना बेटे, 2 कैलकुलेटर ले जाना, कोशिश करना एक नहीं तो
2 कैलकुलेटर ले जाना। कैलकुलेटर नॉर्मल होना चाहिए, साइंटिफिक नहीं होना चाहिए। कोशिश ये भी करना कि जिस कैलकुलेटर से ही आज तक आप कैलकुलेशन करते आए हो उसी कैलकुलेटर को वहां लेकर जाना पेपर में, उसी कैलकुलेटर, क्योंकि आपका ना हाथ बैठा होता है, आपका हाथ फटाफट चलता है उस कैलकुलेटर के ऊपर, तो वही कैलकुलेटर लेके जाना। ठीक है, पेन 2 2 3 3 ले जाना, पेंसिल्स भी ले जाना, एक्सेट्रा। एडमिट कार्ड प्रिंट जरूर लेके जाना। अपने साथ अपना आधार कार्ड एज एन आईडी प्रूफ रखना। पानी की बोतल ले जाना। इस पानी की बोतल के अंदर चाहे आप पानी लेके जाओ, कोकोनट वाटर लेके जाओ, लाइम वाटर लेके जाओ, नींबू पानी वगैरह, आपको जो पसंद है वो ले जाना, क्योंकि वहां से उठना ना पड़े आपको एग्जामिनेशन हॉल से पानी पीने के लिए, या पानी मांगना ना पड़े, आप अपनी बोतल से ही यूज करना। ठीक है, नॉर्मल वॉच लेके जा सकते हो, स्मार्ट वॉचेस मोबाइल फोन अलाउड नहीं होते हैं। कोशिश करना 30 मिनट पहले पहुंच जाना एग्जाम टाइम से, ताकि आपको कोई अननेसेसरी पैनिक ना महसूस हो, है ना। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन 1:45 पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 से लेके 5 है, 15 मिनट रीडिंग टाइम है, तो कोशिश करना 1 बजे तक आप अपने एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंच जाएं। उसके बाद जो आपको बेटे पहले 15 मिनट मिलेंगे ना रीडिंग टाइम के, पहले 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग टाइम के, इससे रिलेटेड इसको कैसे यूज करना है, इससे रिलेटेड बड़ी सारी रील्स बनाई है, मैंने भी बनाई है, नितिन सर ने भी बनाई है, और भी हमारे टीचर्स उन सब ने बनाई है। तो ये 15 मिनट बहुत यूजफुल है। इन 15 मिनट्स में ये जरूर डिसाइड कर लेना कि कौन से क्वेश्चंस आप फटाफट से अटेम्प्ट करने वाले हो, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी। तो ये 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 को मत पढ़ना, कंपलसरी है, बाद में अटेम्प्ट तो करना ही है। बाकी के क्वेश्चन 2 से लेके 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन है, उनके अंदर से आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, वो पढ़ लेना एक बार। और इतनी जल्दी पढ़ लेना कि एटलीस्ट आपके पास 5-7 मिनट अगर बच जाएं, तो जो क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट करना है ना, उसका आंसर बनाना शुरू कर देना, उसका आंसर भी बनाना शुरू कर देना, कि जैसे ही आपके पास शीट आए फटाफट से आंसर लिखना शुरू। डोंट वेस्ट योर 15 मिनट्स। ये आपकी पूरी की पूरी जो आगे की 3 घंटे की जर्नी है ना, वो उसको स्मूथ करने के लिए ये 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके आगे सिंपल, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपने प्रेपरेशन बहुत ज़बरदस्त की है, बहुत अच्छे तरीके से की है, पूर्ण रूप से तैयार हो पेपर देने के लिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि मैं इस बार इस अटेम्प्ट को पास कर लूंगा। यू कैन डू इट, ये होना चाहिए आपका मोटो, राइट। सो विद ऑल दी बेस्ट विशेस, ऑल दी गुड लक विद यू। हम सभी की तरफ से, पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक। और उम्मीद करता हूँ आप इस एग्ज़ाम के अंदर फोड़ के आओगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद रिव्यू सेशन में, और मिलते हैं आपके एग्ज़ाम्स के बाद सेलिब्रेशन सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर।